हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, उपस्थित हो जाओ सभी। यस। विकास, शिवानी, रजत, ममता, तनु, कैलाश, पूजा, हेम सिंह, तमाम बच्चे एक एक करके धीरे धीरे उपस्थित होते जा रहे हैं। यस प्रशांत, मोस्ट वेलकम बेटा। सर्वप्रथम तो आपको पहला तो यह सूचना देना चाहूंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाने के क्रम में आज से एकदम फ्रेश बातों को स्टार्ट करना चाहूंगा। मीन्स निश्चित रूप से क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका टॉपिक कहीं कुछ अधूरा था, तो वो यहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। तो वो मुझसे और मेरे पठन पाठन की प्रक्रिया से अवगत हैं। पर उसके अलावा आज ढेर सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझे नहीं जानते। आज पहली बार मैं उनसे रूबरू हो रहा हूं। तो फर्स्ट टाइम जो उपस्थित हुए हैं उनका हमारी मेरी मैंने शब्द उपयोग इसलिए नहीं किया कि यह संस्था और मेरे दोनों के संयुक्त प्रयास की कक्षा है। तो हमारी इस वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पहली बात तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जीवन के रास्ते को लोक सेवा के क्षेत्र में अग्रसरित करने के लिए प्रेरित किया है। और लोक सेवा में भी जिसको कहते इंडिया की टॉप ब्यूरोक्रेसी में ले जाने के लिए आप बड़े उत्सुक भाव से यूपीएससी द्वारा लिए जा रहे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के क्रम में आप आगे बढ़ चले हैं। एग्जामिनेशन की मांग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 चरणों वाले एग्जामिनेशन में जो भी है उसमें एक खास पड़ाव आता है वैकल्पिक विषय के चयन और वैकल्पिक विषय को आत्मसात कर अच्छे अंक लाने का। और भारत के नो डाउट भारत के सर्वाधिक औसत अंकदायी विषय में भरोसा जताकर अपने आप को इससे जोड़ने के लिए आप सब ने प्रेरित किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत वर्षों के परिणाम को मैं लगातार वॉच करता रहता हूं, यूपीएससी की वेबसाइट्स को भी देखता रहता हूं। तमाम बच्चों के आए प्राप्त हुए अंकों में से ऑप्शनल के अंक भी देखता रहता हूं, सफल और असफल हुए विद्यार्थियों के भी अंकों को देखता रहता हूं। तो हमने देखा है जब खास तरीके से विषयों के विपरीत हवाएं चल रही होती हैं, वैकल्पिक विषय की बात करना चाहूंगा, बयार विपरीत चल रही होती है, तब भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में ज्योग्राफी ने बच्चों को भरपूर अंक दिए हैं। मतलब कभी किसी को निराश नहीं किया दोस्तों। निराशा उन बच्चों को जरूर मिलती है जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करते नहीं है, विषय को ठीक से पढ़ते नहीं है, विषय की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते नहीं है, केवल फैक्ट्स के दम पर चाहते हैं या सोचते हैं कि हमें अंक मिल जाएगा। ऐसा संभव होता नहीं है।
इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतना जरूर, अभी किसी बात को तो मैंने स्टार्ट किया नहीं आज की इस प्रारंभिक कक्षा में, इस प्रारंभ कक्षा में, कक्षा के प्रारंभ में मैंने बात तो शुरू की, लेकिन बात के शुरुआत में ही इतना जरूर कहा हूं कि अगर भरोसा विषय पे जताया है, भरोसा मुझ पर जताया है, और इन दोनों बातों से ज्यादा भरोसा अगर अपने आप पर जताया है, तो दोस्तों बस इतना जरूर कहूंगा कि जो बोलूं वो ठीक से करते जाना। खुले मस्तिष्क से चीजों को देखना, ऐसा भी नहीं कि जिसको कहते हैं बंद आंखों से बस मैंने कहा और आपने स्वीकार कर लिया, बस कान से सुनना। एकदम खुले मस्तिष्क से चीजों पर विचार करना, और विचार करके वही करना है जो बोल रहा हूं मैं, उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करनी है। आज तो अभी टॉपिक की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 2 दिनों के बाद विषय वस्तु का आरंभ हो जाए, तो दोस्तों मेरी एक गुजारिश आपसे अवश्य रहेगी कि आप उत्तरोत्तर या निरंतर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इतना उत्तर लेखन का काम करें, इतना उत्तर लेखन का काम करें कि लेखनी टूट जाए आपकी, जिसको कहते हैं हथेलियां सूज जाएं, उंगलियां सूज जाएं आपकी, और अनवरत रूप से लिखते हुए इतनी प्रैक्टिस आपकी लेखन शैली की हो जाए, विषय को गढ़ने या लिखने की हो जाए कि आप लिखने को लेकर इतने अभ्यस्त या सिद्धहस्त हो जाएं कि जब भी कभी एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आप उस प्रश्न का जवाब मुस्कुराते हुए, अच्छी भाषा के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट और कंटेंट क्लैरिटी के साथ आप बढ़िया से दे पाए। दोस्तों अगेन छोटी मोटी बातें मैं आज आपसे करता रहूंगा। आज बातों का ही सिलसिला रहेगा। आज पूरी कक्षा में विषय वस्तु के बारे में बातें बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हम कैसे यहां पर पैटर्न रखेंगे, किस टॉपिक से शुरुआत करेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कितने दिनों तक पढ़ाएंगे, ये सभी बातें आज हम करेंगे आपसे क्लास में। इसका मतलब समझ गए आप? वो तमाम बच्चे जो आज ये सोच कर आए हैं कि बस टॉपिक की शुरुआत होगी, आज ना लें क्लास, पर आज की क्लास उनके लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है कि लेनी बहुत जरूरी है। ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, 1 घंटे 1.25 घंटे में आपको सारी जानकारी दे दूंगा, सारी जानकारी। और कल की कक्षा भी बता दूं, एकदम कक्षा के शुरुआत में, कल इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस पर होगी कि एक शानदार आंसर ज्योग्राफी में कैसा लिखा जाए, वैकल्पिक विषय के अंतर्गत उत्तर लेखन कैसा किया जाए कि 300+ मार्क्स हिंदी माध्यम में भी गेन किए जा सके। इस विषय वस्तु पर कल कक्षा लूंगा। देखो कितनी अच्छी सी बात है कि क्लास की शुरुआत हो, और क्लास के शुरुआत के साथ ही इस विषय वस्तु को बताया जाए कि ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के साथ आप जस्टिस कैसे करोगे, और दूसरा सिलेबस के साथ जस्टिस करते हुए कैसा आंसर राइटिंग का प्रयास करोगे कि आपको बढ़िया अंक प्राप्त हो, एटलीस्ट आपको 60% अंक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मिल जाए। तो दोस्तों अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही विषय की शुरुआत होती है, बच्चों के मन में कुछ कुछ प्रश्न खुदबुदाहट के रूप में उठते हैं। कुछ हैं जो पूछ डालते हैं, कुछ है जो संकोच कर जाते हैं, लेकिन जो पूछ जाते हैं उनके पूछे गए प्रश्नों में से कई प्रश्न हमारे मस्तिष्क में या जेहन में रह जाते हैं। उन पूछे गए प्रश्नों के रूप में ही आज जवाब देना चाहूंगा तमाम विषय बिंदुओं का। और आज से लेकर कल तक बेसिक्स से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं, संभव है कि आपके बिना पूछे ही मैं बता चुका होऊंगा। ये जो आप पूछना चाह रहे हो आज से लेकर कल तक मैं बता ही दूंगा। तो शुरुआत आज हम करेंगे बेसिकली दोस्तों, हम अपने पाठ्यक्रम के विषय वस्तु में चर्चा करते हुए ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने लिया है, ऑप्ट किया है, तो इसकी महत्ता को लेकर आज बात करूंगा कि ये ऑप्शनल किस रूप में महत्वपूर्ण है। हालांकि जो इंट्रोडक्टिव क्लास आप लोगों के ऐप में अपलोड हुई होगी, मैंने उसमें भी ये बात रखी है, पर दूसरी बात, अब आज यहां पर खुल के वो बात कहने का समय आ गया है। तो देखो यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान से सभी दोस्तों, आज हम
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी पर पाठ्यक्रम विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या करेंगे दोस्तों? हम आज पाठ्यक्रम विश्लेषण करेंगे, पाठ्यक्रम विश्लेषण करेंगे और उसके साथ साथ आज विषय की महत्ता पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है। तो दूसरी बात, इस विषय की, भूगोल विषय की महत्ता पर चर्चा करेंगे, विषय की महत्ता पर चर्चा करेंगे। दो बातें अवश्य बताना चाहूंगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले संक्षेप में एक बार मैं विषय की महत्ता, कहते हैं ना, गुणगान क्यों ना कर दिया जाए। अपनी भारतीय परंपरा रही है कि हम जब भी कभी जिन साहित्यों का अध्ययन करते हैं, चाहे वह लोक साहित्य हो, चाहे शास्त्रीय साहित्य हो, चाहे धर्म साहित्य हो, लेकिन जब भी हमने साहित्यों का अध्ययन किया, सबसे पहले उनकी वंदना की, उसका प्रणाम किया। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैं सच कहूं कि धन्यवाद कहता हूं संस्था को कि उन्होंने भूगोल के रूप में, भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में मुझे अपनी वाणी को शुद्ध करने का मौका दिया, वाणी को पवित्र करने का मौका दिया कि जाइए और अपनी वाणी को पवित्र कर बच्चों को इस पवित्र विषय का ज्ञान कराइए। तो दोस्तों विषय के ज्ञान के क्रम में सबसे पहले मैं उसकी महत्ता को साबित कर दूं। तो महत्ता के विषय में आप सभी के सभी एटलीस्ट इतना तो जानते हैं दोस्तों, एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि ये विषय अपने आप में 3 संदर्भों में बेहद महत्वपूर्ण है। 3 संदर्भों में बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रूप में, किसके रूप में? आपको ये 500 अंक तो दे ही रहा है, 500 मार्क्स दे रहा है। ये तो बड़ा सहज है। आप जानते हैं 2 प्रश्न पत्र होंगे इसके। 2 प्रश्न पत्र में मतलब पेपर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये 250 मार्क्स का होगा, और पेपर सेकंड इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी 250 मार्क्स का होगा। मतलब 500 अंकों का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है। आपको बहुत गजब का आज एनालिसिस बताऊंगा, बहुत गजब का दोस्तों। तो दूसरी तरफ इसकी महत्ता आती है दोस्तों, दूसरी तरफ इसकी महत्ता आती है जीएस में। और जीएस में 3 स्तरों की बड़ी गजब की महत्ता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्तर की। जीएस में अगर मैं तीनों जगह पर रख दूं, एक तरफ तो रख दूं प्रीलिम्स में, दूसरी तरफ रख दूं मेंस में रख दूं, समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं, और तीसरी तरफ मैं रख दूं इंटरव्यू के स्तर पर मैं रख दूं। तो दोस्तों प्रीलिम्स में तो आप सभी को ज्ञात है कि अगर भूगोल के प्रत्येक विषय वस्तु को ठीक प्रकार से पढ़ लिया जाए, प्रत्येक विषय वस्तु को, प्रत्येक खंड को, जैसे प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं, प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं, तो ऑप्शनल के अंतर्गत अगर इन सभी विषय बिंदुओं को पढ़ लिया जाए ठीक प्रकार से, भली भांति प्रकार के सब्जेक्ट्स के प्रत्येक पक्ष को मैंने सिलेबस डिटेल में भी दिया है, अगर यहां से आप इसे ठीक प्रकार से पढ़ लेते हो तो इसे पढ़ने का मतलब है कि आपको यहां पर प्रीलिम्स के अंतर्गत 3 सेक्शन का मतलब है अपने आप में, एक तो ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, दूसरा एनवायरमेंट वाला सेक्शन, चौथा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला सेक्शन हो गया। इन तीनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो तीनों को जोड़कर यूपीएससी लगभग प्रत्येक वर्ष 30 से 35 प्रश्न पूछता है। 30 से 35 प्रश्न। इस साल तो कमाल ही कर दिया, अगर करंट्स वाले टॉपिक्स को भी जोड़ देंगे दोस्तों, कॉन्टेम्परेरी इश्यूज वाले टॉपिक को भी जोड़ देंगे तो 42 प्रश्न पूछे गए थे। 42 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी ऑप्शनल के तमाम खंडों से जुड़े विषय बिंदुओं से पूछे गए थे। इसका मतलब कि अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स पास करने के लिए 100 प्रश्नों से इस साल की भी कट ऑफ आपने देखी ली, इस साल की भी तो कट ऑफ आपके पास आ ही गई ना।
आ गई कि नहीं, कि जिन बच्चों ने 50 प्रश्न भी किया था तो वो सेफ थे, जिन्होंने 50% भी किया हुआ था तो सेफ थे। अगर यहां मैं मोटे तौर पर कह दूं कि 35 प्रश्नों में से ज्योग्राफी वाले खंड से पूछे गए में से एक ऑप्शनल का विद्यार्थी 30 प्रश्न भी कर ले, 2 4 5 प्रश्न नहीं करेगा, ये बात मैं मानता हूं, गड़बड़ियां हो जाएंगी, कुछ भी हो गया, ये भी बात मैं मान लेता हूं, जनरली वैसे गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। इतना भी प्रश्न 30 प्रश्न अगर इधर से हल कर लेता है तो क्या पूरे के पूरे अन्य विषयों से कुल सारे सारे विषय बाकी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, जितना भी सब कुछ बाकी है, उन सब से मिलाकर क्या कुल 20 प्रश्न नहीं किए जा सकते? आपका जवाब पक्का पक्का होगा दोस्तों कि 100% उन सब से मिलकर एटलीस्ट 20 प्रश्न तो कर लेंगे। तो दोस्तों यकीन रखना, अगर ठीक प्रकार से मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस विषय को आप पढ़ बस लोगे तो प्रीलिम्स के अंतर्गत 35 में से 30 प्रश्न आप अपने क्लास नोट से हल कर लोगे, क्लास नोट्स से हल कर लोगे। 30 प्रश्न का काम खत्म, 20 प्रश्न की तैयारी आपको साल भर में प्रीलिम्स की करनी है। इसका मतलब है कि वह विद्यार्थी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, अगर बढ़िया से उसने पढ़ा है बच्चे ने, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस। तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत क्या आता है? मुख्य परीक्षा के अंतर्गत दो बातें आती हैं, दो बातें आती हैं दोस्तों। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 प्रश्न पत्र हैं, 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आते हैं, 4 प्रश्न पत्र हैं। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट में अगर आप देखें जो कि 250 नंबर का है, उस 250 नंबर में से देखो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मैं आपको ले चलूं तो सिलेबस है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। सुनते जाना ध्यान से। तो आपका जो ये सिलेबस का अंग है भूगोल और समाज, जो इंडियन सोसाइटी भी आप देखते हो, इंडियन सोसाइटी का हालांकि जीएस में अलग शिक्षक द्वारा प्रॉपर 30-40 घंटे की क्लास कराई जाती है, पर ध्यान से सुनते जाना, क्लास कराई जाती है, पर आपको इतना केवल समझाना चाहूंगा कि अगर वैकल्पिक विषय है आपका तो ये दोनों के दोनों सेक्शन आपके होते हैं दोस्तों, दोनों के दोनों सेक्शन आपके होते हैं। भूगोल के अंतर्गत आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि इन तमाम विषय बिंदुओं का, जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारतीय समाज की विविधता, भारत की विविधता, ये जो तमाम विषय बिंदु भी होते हैं, इन्हें भी बेसिकली ऑप्शनल का विद्यार्थी, ऑप्शनल का एक टॉपिक है, एक टॉपिक है संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसके अंतर्गत पढ़ता है, बहुत अच्छे से उसके अंतर्गत पढ़ता है दोस्तों, उसके अंतर्गत, ठीक है ना। जैसे जनसंख्या का टॉपिक बहुत अच्छे से आप ऑप्शनल के अंतर्गत पढ़ते हो, ऑप्शनल के अंतर्गत पढ़ते हो। तो सही बात बताएं दोस्तों, जैसे आपको ये गरीबी है, विकासात्मक विषय है, शहरीकरण है, शहरीकरण के समस्याएं हैं और उनके रक्षोपाय हैं, ये तमाम बातें जो हैं, भारतीय समाज है, समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है, सब भूमंडलीकरण का प्रभाव है, क्षेत्रवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, ये तमाम बातें भी, ये सारा खंड तो है ही है। विश्व के भौतिक भूगोल की मूल विशेषताएं, बाकी ये तमाम खंड तो भूगोल के है ही हैं, इन विषय बिंदुओं पर तो कोई चर्चा करने की जरूरत है ही नहीं, पर ये सारे टॉपिक भी आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कहां और कैसे पढ़ते हैं, मैं अभी दिखाना चाहूंगा। देखो ध्यान से, यहां पर प्रश्न पत्र 2 है जिसका टॉपिक नंबर 6 है। टॉपिक नंबर 6 को आप यहां पर देख सकते हो, सांस्कृतिक विन्यास, किसका? भारत भूगोल, भारत के सांस्कृतिक विन्यास। देखो यहां पर प्रदेश एवं प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, बस्ती है, बस्ती में नगरीय बस्तियां हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, समकालीन मुद्दे हैं। तो इन तमाम टॉपिक में चलो आ जाते हैं, सीधे पहुंचाते हैं दोस्तों, वहीं पर सीधे आपको वहीं पहुंचाते हैं और देखो आप कितना बढ़िया से आप ये सब चीज पढ़ोगे। देखो सांस्कृतिक विन्यास का टॉपिक, भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्रजातीय, भाषाई एवं नृजातीय विविधताएं, धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र समस्याएं, सांस्कृतिक प्रदेश,
जनसंख्या समृद्धि वितरण एवं घनत्व, जनसांख्यिकीय गुण, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स आगे भी दिया है जनसंख्या एवं जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं, प्रवास एवं प्रवास से जुड़ी समस्याएं, आयु आयु काल से जुड़े सारे बातें। मतलब ये तमाम बातें आप ऑप्शनल में इतने बढ़िया से पढ़ते हो जितना जीएस में नहीं। हाँ, ये बात जरूर आती है कि कई बार जीएस में शिक्षक जब बढ़िया से न्याय कर देता है तो हम ये बोलते हैं कि कुछ विषय बिंदु जीएस में ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो आपको फिर अलग से ऑप्शनल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां भी उत्तर लेखन का प्रारूप ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। यहां भी उत्तर लेखन का प्रारूप वैसा ही होता। जैसे अब आपने जनसंख्या के गुण पढ़ा आपने। अब जनसंख्या अगर आपने इंडियन सोसाइटी वाले सेक्शन में पढ़ लिया तो अब यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं अगर आपने वहां पढ़ लिया तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि एक स्मार्ट वर्क करना है विद्यार्थी को, तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब है कि अगर एक जगह आपने कोई संकल्पना ठीक से पढ़ ली है, ठीक से समझ ली है, तो उसे दूसरे जगह अप्लाई करना है। बार बार बुद्धू एक बच्चे की तरह आपको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, उसे अप्लाई करनी है, उसे अप्लाई करनी है। दोस्तों आगे जैसे हम आपको दिखाएं कि बस्ती भूगोल के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, बस्ती भूगोल के अंतर्गत देखेंगे तो भारतीय शहर का प्रकारात्मक वर्गीकरण, इसमें तो खैर बहुत ज्यादा है। गंदी बस्ती, बस्तियों से जुड़े समस्याएं हैं, नगर आयोजन है, नगरीकरण की समस्याएं एवं उपाय। देखो यहाँ पर नगरीकरण की समस्याएं एवं उपचार है। जो टॉपिक आपको वहां जीएस में दिख रहा था वो ऑप्शनल में नगर आयोजन, गांव से जुड़ी समस्याएं, तमाम चीजें यहां भी पढ़नी है आपको। यहां भी पढ़ने, तो वो सब चीजें वहां पढ़ने की जरूरत क्या है? जब यहां पढ़ लिया तो वहां क्या जरूरत है? यहां पढ़ो ना दबा के, खूब अच्छे से वहां पढ़ो ना, या कि वहां पढ़ ही लिया तो फिर यहां छोड़ दो। मेरे कहने का अर्थ समझना दोस्तों, या कि आप उस विषय बिंदु को यहां पढ़ लो या कि उस विषय बिंदु को वहां पढ़ लो। दो में से एक जगह आपने अगर पढ़ लिया तो आपका काम खत्म हो गया। अर्थात जीएस से इतना ज्यादा रिलेटेड टॉपिक है, इतना ज्यादा संबंधित विषय वस्तु है कि अपनी महत्ता को स्वयं ही साबित कर रहा है, स्वयं साबित कर रहा है। अब यहां एक जो टॉपिक है इसमें तो आधा का आधा आपको सच बताऊं, आप इंडियन अनरेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह पढ़ते हो, आप इसमें देख लो, सब कुछ देख लो, आपको मिल जाएगा। भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का आविर्भाव, प्रादेशिक चेतना एवं अंतरराज्यीय मुद्दे, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और संबंधित मुद्दे, सीमा पार आतंकवाद, वैश्विक मामले में भारत की भूमिका, दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागरीय परिमंडल की भू नीति आदि। इस टॉपिक का मैं किसी भी विद्यार्थी से दावे से कह सकता हूं कि इस टॉपिक का 80% पोर्शन आप जीएस में बखूबी पढ़ते हो। इंटरनेशनल रिलेशन के समय, इंटरनल सिक्योरिटी के समय पर आप पढ़ते हो, गवर्नेंस नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी के टाइम पर पढ़ते हैं। तो यार जब इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक बढ़िया से पढ़ ही लिया, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जीएस में पढ़ ही लिया, तो ऑप्शनल का पूरा ये टॉपिक आपका खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? ऑप्शनल में पढ़ने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? या दूसरा विषय बिंदु मेरे तरफ से सुनो, अगर आपने ऑप्शनल में पढ़ ही लिया तो जीएस में आपको वहां पर बचत आ गई कि नहीं आ गई? जैसे मैं कभी कभी बोलता हूं कि सेकंड पेपर में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आपके ऑप्शनल से जुड़े हुए होते हैं। बच्चों को समझ में कई बार नहीं आता कि सर सेकंड पेपर का संबंध कहां ज्योग्राफी से है, तो देख लो ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। इंडियन ज्योग्राफी का 9th पॉइंट आपका क्या है, देख लो यहां पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये तमाम बातें हैं। मैं हमेशा यह बोलता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं बच्चों को कि दोस्तों ये तमाम टॉपिक जीएस में इतना बढ़िया से पढ़ लो कि ऑप्शनल में ना पढ़ना पड़े, या जो टॉपिक ऑप्शनल में मैं पढ़ाऊं, सारे के सारे टॉपिक यहां ये ऑप्शनल में मैं नहीं पढ़ाता क्योंकि जीएस में पढ़े होते। आतंकवाद बताओ मैं क्या पढ़ाऊंगा? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में जीएस में पढ़ ही रहे हो तो मैं क्यों पढ़ाऊं? क्लियर हो रही मेरी बातें कि नहीं? तो मैं क्यों पढ़ाऊं? राज्यों का पुनर्गठन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के अंतर्गत जब आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, और नए राज्यों का आविर्भाव,
तो मैं यहां क्यों पढ़ाऊं? तो आप बोलोगे सर क्या इसके लिए कुछ भूगोल में अलग होता है? अरे नहीं होता मेरे प्यारे बेटे, नहीं होता भूगोल में कुछ अलग। वही बात आती है, राज्यों के पुनर्गठन के आधार क्या क्या हो सकते हैं? तो क्या भाषाई आधार है, क्या भौगोलिक आधार है? बस यही। तो भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सारी बातें वहां पर की जाती हैं कि धर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, तो सीबीपी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी। तो सारी की सारी बातें जब वहां करते हुए तो यहां अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है? पर जहां बात आती प्रादेशिक चेतना की तो मैं पढ़ाता हूं, जहां बात आती दक्षिण एशिया में हिंद महासागर की भू राजनीति की तो मैं पढ़ाता हूं, बाकायदा पढ़ाता हूं। और जितना बढ़िया मैं पढ़ाऊंगा उतना बढ़िया। मुश्किल होता है कि अन्य जगह पर आप पढ़ पाओ। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो मेरे कहने का मतलब है कि भूगोल विषय अगर आपने ऑप्शनल के रूप में पढ़ा है दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट का सेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से। जो पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट था, यहां पर आते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट था, ये यहां पर थे हम। जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे गए प्रश्नों की अंक तालिका को देखना, लगभग लगभग 130 से लेकर 150 अंकों तक के प्रश्न आपके ऑप्शनल वाले विद्यार्थी को ऑप्शनल से जीएस मेंस में मिल जाते हैं। अब यह भी बात मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इन प्रश्नों को जो बच्चा ऑप्शनल नहीं लिखा वो नहीं लिखेगा, बढ़िया लिखेगा, वो भी लिखेगा। पर यह भी बात तय है कि अगर ये 150 नंबर मान ले, 150 नंबर में जीएस का विद्यार्थी अगर 60-70 नंबर ला रहा है, क्योंकि जीएस में थोड़ा अंक की प्रोबेबिलिटी कम बनती है, 60-70 नंबर ला रहा है, तो जो ऑप्शनल पढ़ा होगा विद्यार्थी वो निश्चित रूप से 80 नंबर लाएगा, वह निश्चित रूप से 85 नंबर लाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न पत्र में अगर 10-10, 15-15 नंबर ऑप्शनल ज्योग्राफी के कारण बढ़ रहे हो, तो समझ रहे हो कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। ये सब्जेक्ट्स अपने आप में मार्क्स बढ़ाकर कितनी बड़ी क्रांति ला देंगे, समझ पा रहे हो दोस्तों? ये है यहां पर ज्योग्राफी ऑप्शनल की भूमिका, यहां दे दिया। अब दूसरे प्रश्न पत्र को चलो मैंने यहां पर शामिल नहीं किया, पर दूसरे प्रश्न पत्र को भी, ये पेपर थर्ड है, दूसरे प्रश्न पत्र में भी दूसरों जो यहां पर मैंने दिखाया पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के सेक्शन से इंटरनेशनल रिलेशन वाले से बहुत ज्यादा टॉपिक जुड़ता है। एक तो आपने पेपर सेकेंड में आपने देखा ही, आपको मजे की बात बता दूं दोस्तों कि जो पेपर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो मॉडल एंड थ्योरी है, उसके सिलेबस में चलकर आपको दिखाते हैं। जो मॉडल एंड थ्योरी का है, मानव भूगोल में मॉडल एवं सिद्धांत है, इसमें भी इतने बढ़िया कुछ चीजें हैं जिनको आप पढ़ते हो तो ध्यान से देखो क्या क्या पढ़ते हो। यहां पढ़ोगे ध्यान से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, सीमांत एवं क्षेत्र नियम, फ्रंट, इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट राजेश मिश्र से आप यहां पर पढ़ते हो। किससे पढ़ते हो? मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट और इनसे जुड़े हुए जो सिद्धांत आते हैं दोस्तों, जब आप भूगोल विषय में मेरे द्वारा पढ़ते हो तो आपको एक अलग चीजों की अनुभूति होती है। आपको बहुत खुशी होगी दोस्तों कि इन सबको आप मेरे साथ पढ़कर मजा आएगा आपको। जैसे वहां पर प्रदेश एवं प्रदेश की संकल्पना थी, तो देखो यहां पर प्रदेश की संकल्पना ऑप्शनल में, प्रदेश के प्रकार एवं प्रादेशीकरण की विधियां, सब कुछ आप वहां पर जो जीएस में लिखा था सिलेबस में, यहां ये ऑप्शनल के सिलेबस में पढ़ रहे हो। तो पेपर सेकंड्स के अंतर्गत भी गिरी से गिरी स्थिति में 60 से 80 नंबर का प्रश्न आपके ऑप्शनल से जुड़ा हुआ पूछा जाता है दोस्तों, आपके ऑप्शनल से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं ध्यान से, अगर मैं यहां पर जस्ट वेट, अगर यहां लिखूं कि ये पेपर सेकंड की बारी है,
तो पेपर सेकंड के अंतर्गत ज्यादा नहीं, यहां मान लो कि मैंने आपको दे दिया 130 नंबर ज्योग्राफी से, यहां मान लो हमने दे दिया 40 नंबर ज्योग्राफी से, और पेपर थर्ड के अंतर्गत जीएस का आप देखो यह सेक्शन स्पष्ट रूप से क्या मेंशन है। ज्योग्राफी के अपने आप में टॉपिक तो है ही, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। तो अब इसके अलावा कुछ और टॉपिक आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे भारत की मुख्य फसलें हैं, फसलों का पैटर्न है, विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणाली है, कृषि उत्पादन एवं भंडारण है, परिवहन तथा विपणन है, इनके संबंध में बाधाएं हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में, ऑप्शनल के अंतर्गत। ऑप्शनल के अंतर्गत ना केवल इतना, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में आप लैंड रिफॉर्म भी भरपूर तरीके से पढ़ते हैं, लैंड रिफॉर्म भी पढ़ते हैं। कहो तो आपको दिखा दे, तो चलो आ जाओ, ये टॉपिक भी आपको दिखाते हैं, और इसके साथ साथ एक आध और टॉपिक आपको दिखा देते हैं, यहाँ के एक आध और टॉपिक दिखा देते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा में ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि जो आप देख रहे हो, ये तमाम चीजें देख रहे हो। पर्यावरण के बारे में छोड़ दो, आपदा एवं आपदा प्रबंधन तो है ही है, तो जो ये टॉपिक देख रहे हो, तो देखो आप अपने ऑप्शनल के अंतर्गत ये सब कहां पढ़ते हो, इसे देखना ध्यान से, ठीक है। ये टॉपिक आपका संसाधन का है, संसाधन पढ़ेंगे। पूरा का पूरा कृषि का है, कृषि अवसंरचना, सिंचाई, बीज, उर्वरक, ऊर्जा जो दिया था, विद्युत संस्थागत कारक, जोत, भूधारण, भूमि सुधार, वो जो दिया है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जो वहां पर दिखा रहा था कि भूमि सुधार, और भूमि सुधार के बाद शस्य प्रतिरूप, जो वहां कृषि प्रतिरूप दिया था, तो ये देखो यहां पर शस्य प्रतिरूप, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता देखो यहां पर। तो कुल मिलाकर फसल संयोजन वहां भी था, यहां भी है, तो कुल मिलाकर ऑप्शनल में एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो बातें यहां पढ़ते वही वहां है, कुछ वहां है नहीं, यहां तो और डिटेल में है, यहां तो और डिटेल में आप पढ़ते हो। इंडस्ट्री वाला भी टॉपिक वैसा ही है, परिवहन के संदर्भ में सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, वहां भी आपने देखा था। जब यहां पर जल मार्ग पढ़ते हैं तो इसी क्रम में बंदरगाह पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा भी है कि राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार वाले पत्तनों का बढ़ता महत्व, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह या हार्बर, तो वहां पर पत्तनों के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ना। हाँ, ये टॉपिक जरूर ऑप्शनल का ऐसा रहता है, आज ही आपको जान लेना चाहिए, जैसे ये व्यापार संतुलन, व्यापार नीति, ये सारा अर्थव्यवस्था, ये सारा का सारा टॉपिक आपको ज्योग्राफी में ना पढ़ के, मैं यही बोलता हूं कि जब इकोनॉमी जीएस में पढ़ रहे हो उस समय पर पढ़ लो, तो आप यहां से समय को बचा पाते हो। मतलब ज्योग्राफी के ऐसे कई टॉपिक है जिनको अगर जीएस में आपने पढ़ लिया तो यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और रही बात भारतीय सांस्कृतिक विन्यास में, तो भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिदृश्य, ये सब सारी बातें हमने आपको बताई है कि ये पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीएस का जो आपका दोस्तों पेपर थर्ड का हिस्सा है, तो पेपर थर्ड वाले हिस्से में भी किसी ना किसी स्तर पर अगर आप देखोगे, पेपर थर्ड की बात अगर मैं कहूं, तो पेपर थर्ड में कम से कम मैंने आकलन लगाया है कि 90 से लेकर 100 नंबर तक का प्रश्न या 110 नंबर तक का प्रश्न पेपर थर्ड में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड आ ही जाता है। पेपर 4 में नहीं आता तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली पेपर 4 में तो आता नहीं, बट इनडायरेक्टली संबंध रहता है, तो पेपर 4 में नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो जीएस मुख्य परीक्षा में अगर मोटे मोटे तौर पर हम कहें कि 130 और 40, यहाँ 170 हो गया, और इसे 100 नंबर का और मान ले या 90 नंबर का मान ले, तो मोटे तौर पर 260-70 नंबर का जीएस में मुख्य परीक्षा के प्रश्न ऑप्शनल वाले बच्चों से बन रहे हैं। मतलब अगर विद्यार्थी ने ऑप्शनल की ठीक से पढ़ाई कर ली है, तो जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के साथ 260 से 280 नंबर की तैयारी उसकी यहां पर भी हो गई। इतनी तैयारी को लेकर वो निश्चिंत हो सकता है, पूरी तरह से इतनी बातों को लेकर वह निश्चिंत हो सकता है।
अब जब इतनी बातों को लेकर निश्चिंत हो गया तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ही एक और बात आती है जिसको कहते हैं आप ऐसे। और ऐसे में दो ऐसे लिखना होता है, ऐसे का पेपर 1 और ऐसे का पार्ट 1 और ऐसे का पार्ट 2। दो में से एक ऐसे कम से कम आप ऐसा लिखोगे। एक मेरे मजे का विद्यार्थी है, अभी 2-3 दिन की पहले की बात थी, आनंद करके है बच्चा, सिलेक्टेड है बट उसके रैंक कम थे तो अभी कोशिश कर रहा है। ये लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर का सिलेक्टेड कैंडिडेट है। वो आया हुआ था तो मुझसे बातें कर रहा था और बातों के क्रम में छुट्टी में जा रहा था घर, तो इसी यहाँ से गुजरा, राजस्थान से है। गुजरते हुए डिनर में था मेरे साथ और चर्चा करते हुए ऐसे पर ही बात चल रही थी। तो ऐसे पर बात में बोलता है मुझे कि सर मैंने एक भी आज तक के कुछ एक्सेप्शनल एब्स्ट्रैक्ट अगर टॉपिक छोड़ दिए जाए तो बोले कि सर कोई भी ऐसा विषय बिंदु ऐसे का बताइए जिसमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ना लिखना पड़ता हो। किसी भी प्रकार का ऐसे लिखेंगे तो आप ऐसे को भविष्योन्मुखी अवश्य लिखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे को अगर भविष्योन्मुखी लिख रहे हैं तो आपको प्रत्येक चाहे देखो, एक तो पहली बात कि दो ऐसे में से एक ऐसे प्रत्येक वर्ष ज्योग्राफी के किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा आपको। दो में से एक ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेगा तो मतलब 125 नंबर सीधे मिल रहे हैं। चलो एक्सेप्शनल केस में जैसे लास्ट ईयर जैसे हुआ था लास्ट मेंस एग्जामिनेशन में कि प्रत्यक्ष रूप से ज्योग्राफी से जुड़े टॉपिक से रिलेटेड ऐसे नहीं मिला, तो जिन टॉपिक से रिलेटेड भी लोगों ने ऐसे लिखा तो मैं बोला कि जल्दी से बता दो मुझे कि क्या उनमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव नहीं लिखोगे। तो बच्चों ने कहा कि सर इनमें 80% 70% तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ही लिखना था, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हो। तो ज्योग्राफिकल इकोनॉमी यूज करनी थी, वहां ज्योग्राफिकल सोसाइटी यूज करनी थी। तो बोले कि सर उसको तो छोड़कर लिखा नहीं जा सकता। मतलब अगर ज्योग्राफी से जुड़ा नहीं है तब भी आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उस प्रश्न पत्र में से कम 20 से 30 अंक 40 अंक दिलाने में ज्योग्राफी आपको यहां पर मदद करती है। 30 अंक भी 125 नंबर का ऐसे में 30 अंक दिलाने में भी अगर ज्योग्राफी ने मदद कर दी, 40 अंक भी दिलाने में मदद कर दी, तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर ऑप्शनल पढ़ा आपने 500 नंबर के लिए, 300 नंबर की तैयारी आपकी किससे हो गई दोस्तों? जीएस की हो गई। और इंटरव्यू में कोई भी विषय वस्तु, किसी भी प्रकार का विषय वस्तु, क्या बिना ज्योग्राफी की मदद के आप जवाब दे सकते हो? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। यस दोस्तों, यस, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इसकी महत्ता अपने आप में इतनी है कि आप इसे छोड़कर बातें कर ही नहीं सकते। इसे छोड़कर आप कभी भी बात कर ही नहीं सकते हैं। पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल इकोनॉमी की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। सोसाइटी में तो हमने बात बता ही दिया कि सोसाइटी की बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करनी होगी आपको, और आपके सिलेबस का पार्ट है। तो किस दायरे में रह के आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा? विकासात्मक योजनाओं के बारे में पूछेगा तो आपको रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पेपर फर्स्ट में भी मैं पढ़ाता हूं, पेपर सेकंड में भी पढ़ाता हूं। आखिर किस दायरे में जाकर आपसे बाहर पूछेगा? तो ये ज्योग्राफी है जो आपको इंटरव्यू में किसी न किसी स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के क्रम में 50 से 100 अंक दिलाने में मदद करती है। तो वहां भी 150 अंक का खेल हो गया ज्योग्राफी से। तो इसका मतलब है कि अगर 5, 3, 8 और 100 नंबर का भी मान ले तो 900 नंबर की भूमिका, या कि इंटरव्यू को छोड़ भी दो तो 800 नंबर की भूमिका तो ये ऑप्शनल अपने आप में निभा ही लेता है। जब 800 नंबर की भूमिका निभा ही लिया दोस्तों, तो मुझे जल्दी से बताना कि मेंस की कट ऑफ कितनी जा रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि 800 में से आपको 800 नंबर मिलने जा रहे हैं, मैंने एक बार भी दोस्तों ऐसा नहीं कहा, पर आप बता दो केवल कि मेंस के अंक कितने आ रहे हैं। जितने कुल मेंस की कट ऑफ जा रही है उसमें से 70% मार्क्स, उसमें से 60% मार्क्स, पूरा 100% तो नहीं, 60% मार्क्स अकेले आपका ऑप्शनल दिला देता है।
अगर आपका ऑप्शनल इतने अंक दिला रहा है दोस्तों, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यार अब इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता, इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता। इसलिए मैं इस विषय को सर्वाधिक उपयोगी विषय की श्रेणी में रखता हूं। बाकी छोड़ देता हूं आप पर, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। मैं यह भी मानता हूं प्रत्येक विद्यार्थी समझदार है, जो कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड इसके अलावा तीसरा विषय बिंदु पर करूंगा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से बातें करके प्लस यूपीएससी की वेबसाइट से वास्तविकता को जांच परख करके अच्छे विषय का चयन करे और अच्छी पढ़ाई करे। तो इस प्रकार से इस विषय की अपनी महत्ता है। फिर इस सबसे भी ज्यादा मैं एक बात और जानता हूं कि ज्योग्राफी जीवन के इतने सारे पक्षों को छूती है। जीएससी पढ़कर आपने देखा होगा कि इसे पढ़ने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। इसे पढ़ने के बाद आपके सोच और समझ के तरीके बदल जाते हैं, बहुत ही साइंटिफिक हो जाते हैं, बहुत ही तार्किक हो जाते हैं और तर्क के साथ बेहद व्यवहारिक हो जाते हैं, जो कि अपने समाज की मांग है। तो जब ऐसा कोई विषय हो कि आपके जीवन को भी बड़ा उपयोगी बना दे, आपके जीवन को भी सार्थक बना दे, तो वह विषय ही क्यों नहीं, कोई और विषय फिर क्यों। इसलिए ज्योग्राफी बेहद महत्वपूर्ण है। पहला तो यह। अब दूसरी बात करता हूं। पहली बात हमने कर दी कि इसकी महत्ता क्या है। दूसरा, पाठ्यक्रम विश्लेषण। तो पाठ्यक्रम विश्लेषण में केवल इतनी बात कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ज्यादा आज बात नहीं करूंगा ताकि आप ऊबे नहीं, कि भूगोल के ऑप्शनल का पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र 10 टॉपिक में बटा है, द्वितीय प्रश्न पत्र 10 टॉपिक में बटा है। इसका मतलब है कुल जो दिए गए टॉपिक हैं उनकी संख्या यहां पर 20 है। कुल दिए गए टॉपिक की संख्या कितनी हो गई, यहां 20 हो गई। अब 20 टॉपिक देखकर तो बच्चों को अंदर से एकदम कई बार डर सा लगने लगता है। बाजार में एक तथाकथित लोगों द्वारा एक र्यूमर भी फैला दिया गया है कि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है। चलो मैं मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए सुनते चले जाना। मैं मान लेता हूं कि सिलेबस बड़ा है, लोग कहते हैं कि सिलेबस बड़ा है, र्यूमर फैला देते हैं कि नहीं ज्योग्राफी अच्छा है, ये बात कोई दो राय नहीं। दूसरी बात यह भी कहेंगे नहीं ज्योग्राफी में अंक भी आते हैं क्योंकि साइंटिफिक नेचर का है, ये भी बात मान लेता हूं। पर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे, हमारा वाला विषय ज्यादा अच्छा है, सिलेबस उसका ज्यादा बड़ा है। चलो मान लिया कि सिलेबस बड़ा है, तो अब सिलेबस छोटा कैसे, आज आप मुझसे सुनना। पूरा सिलेबस का विषय बिंदु देख रहे हो दोस्तों, सिलेबस का विषय बिंदु आपके पास 20 टॉपिक दिख रहे हैं। सच्चाई यह है कि भूगोल विषय में 20 टॉपिक नहीं बल्कि टोटल 12 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कितने पढ़ने होते हैं, 12 टॉपिक। कैसे 12 टॉपिक पढ़ने होते हैं अब आपको दिखाऊंगा। पहला टॉपिक भूआकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा यह, और ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही टॉपिक है जिसे आप चौथे के रूप में रख सकते हैं। ये दोनों जैव पर्यावरण भूगोल अलग नहीं है बल्कि वो एक ही है। जीवन का भूगोल ही पर्यावरण के पक्षों को छूता है, वो एक ही है, सिलेबस का पार्ट ऑलमोस्ट है, वो अलग नहीं है। तो 4 टॉपिक यहां से हो गए। बड़े मजे से समझाता हूं, बहुत मजे से। 4 टॉपिक आप यहां से इंडिपेंडेंटली पढ़ते हो। मानव भूगोल में संदर्श ये 5वें टॉपिक के रूप में पढ़ते हो, 5वां टॉपिक है आपका। अब 6वें टॉपिक से शुरू करते हैं। ये जो आर्थिक भूगोल दिया है, तो आर्थिक भूगोल के आपको यहां पर कितने पक्ष पढ़ने हैं, यहां पढ़नी है कृषि, यहां पढ़ना है संसाधन, यहां पढ़ना है उद्योग, सुनते जाना,
आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यहां ये 3 टॉपिक पढ़ना है। यही 3 टॉपिक ध्यान से देखना आप, कृषि, संसाधन, उद्योग। ये 3 टॉपिक मैं ऐसा अगर कहूं कि ये 3 टॉपिक, ठीक यही 3 टॉपिक यहां से जुड़े हुए हैं, यहां से जुड़े हुए हैं। हां, अंतर केवल इस बात को लेकर होगा कि संसाधन की संकल्पना जो यहां पढ़ेंगे वो यहीं काम देगी। जैसे मैं टॉपिक ऐसे जोड़कर ही पढ़ाऊंगा। संसाधन किसे कहते हैं, एक ही बार बोलूंगा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे तक संसाधन की पूरी संकल्पना समझाऊंगा। जैसे मुझे अभी इसी बैच की क्लास याद है, कुछ बच्चे मुझसे संसाधन की क्लास ले रहे थे और संसाधन की परिभाषा को बिना पेन से लिखाए मैं 1.5 घंटा तक समझाता रहा। और जब 1.5 घंटे तक समझाया, तरह तरह के उदाहरण देकर समझाया, तो बच्चों ने गदगद होकर एक ही लाइन लिखी। तारीफों में जो बातें लिखी उन लाइन को हटाकर बोलता हूं कि सर, जीवन में पहली बार ऐसा सोच सका कि संसाधन की परिभाषा भी 1.5 घंटे बिना रुके सुनी जा सकती है, बिना पानी पिए सुनी जा सकती है। मतलब बच्चों ने 1.5 घंटे तक बिना पानी पिए, जिसको बिना कहते हैं पलक झपकाए, 1.5 घंटे तक संसाधन की परिभाषा सुनी। तो परिभाषा जब यहां संसाधन की बताऊंगा तो यहां की भी वही कंप्लीट हो रही होगी। संसाधन के संदर्भ में 3 बातें देखो यहां पर। एक होता है संसाधन की परिभाषा, दूसरा होता है संसाधन का संरक्षण, संरक्षण के तरीके, तीसरा होता है संसाधन का प्रबंधन, प्रबंधन के तरीके, प्रबंधन के तरीके। ये तीनों की तीनों बातें दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब यहां पढ़ रहे हो तो फिर से यहां पढ़ने की जरूरत है। वहां पढ़ लिया तो ये कंप्लीट हो गया, यहां पढ़ लिया तो वो कंप्लीट हो गया। रही बात, इसके बाद आती है बात वितरण की, संसाधनों का वितरण। तो वितरण बेहद सरल है। चाहो तो आप इसे क्लास में पढ़ लो विश्व के संदर्भ में, या आप इसे कुछ नहीं तो एनसीईआरटी लेवल पर जो आप पढ़ते हो वही पढ़ लो। आप एनसीईआरटी तो जीएस के लिए पढ़ते हो ना, जीएस के लिए पढ़ते हो ना कि कोयला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पेट्रोलियम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लौह अयस्क यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, विश्व में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, भारत में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। एनसीईआरटी लेवल का पढ़ लो। केवल एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल का पढ़ना भी नहीं है वितरण, क्योंकि वितरण से डायरेक्ट प्रश्न आता भी नहीं। वितरण तो आपकी जानकारी के लिए केवल पढ़ना होता, आता है डेफिनेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट से। और ये मैं आपको पढ़ा ही दिया, तो एक जगह संसाधन पढ़ाया, दूसरी जगह कंप्लीट हो रहा है। अब कृषि, कृषि व्यवस्था एक जगह आपने पढ़ा, कृषि प्रकार की, कृषि, कृषि के प्रारूप एक जगह आपने पढ़ा, दोनों जगह कंप्लीट हो रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? इसी तरह उद्योग, उद्योगों की स्थापना, स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों का वितरण, उद्योगों के समक्ष समस्याएं या चुनौतियां आपने एक जगह पढ़ा तो दूसरी जगह भी कंप्लीट हो रहा है। इसे पढ़ा, यहां तैयार हो गया। इसका मतलब है कि यहां ये 3 टॉपिक नहीं, ये 3 टॉपिक अपने आप में गायब हो गए। तो यहां पर 6वां टॉपिक आपका ये बनता है और ये टॉपिक आपके यहां पर गायब, गायब। अब देखो, ये जो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल है, 7वां टॉपिक निश्चित रूप से ये बनता है आपका जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल का। लेकिन ये जो जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल है, तो ध्यान से, भूगोल विषय के अंतर्गत आपको यहां भी सेम बस्ती भूगोल वैसे ही मिलता है। यहां भी आपको ग्रामीण बस्तियां एवं नगरीय बस्तियां पढ़ना है, यहां भी आपको ग्रामीण बस्तियां एवं नगरीय बस्तियां। मैं सिलेबस के पक्ष अगल बगल रखकर दिखाऊंगा कि देखो, ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, ये पेपर सेकंड का बस्ती भूगोल का सिलेबस है। दोनों को पढ़ेंगे और दोनों को कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। जैसे ग्रामीण विकास की समस्याएं वहां भी पढ़ना, यहां भी पढ़ना, नगरीय आयोजना वहां भी पढ़ना, यहां भी पढ़ना, नगरों के प्रकार वहां भी पढ़ना, यहां भी पढ़ना, नगरीय विकास वहां भी पढ़ना, यहां भी पढ़ना। केवल उदाहरण बदलना है दोस्तों। पहले विश्व का उदाहरण देना है, फिर भारत का,
फिर विश्व का, फिर भारत का उदाहरण। तो इस तरह से यहां पर जब बस्ती भूगोल पढ़ रहे हो तो वहां तैयार हो रहा है। और जो ये जनसंख्या का टॉपिक है, जब भारत का ये सांस्कृतिक भूगोल का पक्ष पढ़ना है आपको, तो जनसंख्या का टॉपिक यहीं पर पूरा हो रहा है। ये टॉपिक तो ऑलमोस्ट आपको नहीं पढ़ना होता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक दो जगह से जुड़ा है। एक तो वहां से जुड़ जाता है, फिर दूसरे नंबर पर इंडियन सोसाइटी से जुड़ता है। अगर इंडियन सोसाइटी में ये टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको यहां बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप जनसंख्या के पक्ष को वहां यहां पढ़ लो, दोनों के कॉमन पक्ष को, इंडियन सोसाइटी वाला पक्ष सोसाइटी में पढ़ लो, खत्म खत्म। तो आपके लिए जो ये टॉपिक है, ये 7वें टॉपिक का काम कर देता है। इसका भी काम यहां से खत्म हो जाता है। ये भी काम खत्म हो गया। अब देखो ये प्रादेशिक आयोजना जो दिया है, 8वां टॉपिक प्रादेशिक आयोजना जो दिया है, तो ठीक उसी तरह से यहां भी दिया है प्रादेशिक विकास एवं आयोजना। बस इतना जरूर है कि वहां पर उसके मॉडल्स पढ़ते हैं और यहां पर उसके प्रयोग पढ़ते हैं। तो आपको बता दूं कि 8वां टॉपिक जो वहां पढ़ रहे हो, सेम वहां पर ये 8वां जो मैंने लिखा चौथा, वो यहां टॉपिक यहां भी दिया है। तो एक जगह पढ़ो और दोनों जगह कंप्लीट करो, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। रही बात भूगोल में मॉडल एवं सिद्धांत नियम, तो आपको मॉडल के अगर सिलेबस दिखाएं तो मॉडल कोई अलग से पढ़ने की चीज नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों। मॉडल में वही, ध्यान से सुनना, मॉडल में वही आप देखोगे, जैसे यहां पर मॉडल में, तो वही आपको ठीक वही प्रकार के, जैसे जनसंख्या के मॉडल, तो जब जनसंख्या भूगोल पढ़ रहे हो तो जनसंख्या के मॉडल पढ़ लिया। जब आप बस्ती भूगोल पढ़ रहे हो तो बस्ती के मॉडल पढ़ लिया। जब आप कृषि भूगोल पढ़ रहे हो तो कृषि के मॉडल पढ़ लिया। जब औद्योगिक भूगोल पढ़ रहे हो तो उद्योग के मॉडल पढ़ लिया। समझ रहे हैं ना? जब प्रादेशिक आयोजना आदि पढ़ रहे हैं तो रोस्टोप के मॉडल को आपने पढ़ लिया। मतलब कुल मिला के आपको मैं कहना चाहूंगा कि मॉडल अलग से पढ़ा जाने वाला टॉपिक नहीं है। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप मॉडल भी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। पढ़ना जरूर है मॉडल, एक एक मॉडल पढ़ना भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मॉडल टॉपिक के साथ पढ़े जाते हैं, अलग से नहीं। जैसे यहां पर जनसंख्या का जो मॉडल दिया होगा तो जनसंख्या के साथ पढ़ेंगे, बस्ती भूगोल का जो मॉडल है तो उसके साथ पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं? उद्योग का जो मॉडल है तो उद्योग के साथ, कृषि का मॉडल है तो कृषि के साथ, राजनीतिक भूगोल जो पढ़ते हैं उसमें तो उसका संबंधित मॉडल है तो उसके साथ। तो मॉडल हम साथ साथ में पढ़ते जाते हैं। ये जरूर है कि पढ़ना जरूर है इस पूरे टॉपिक को। इस टॉपिक में छोड़ना कुछ नहीं है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो मॉडल एवं सिद्धांत टॉपिक के साथ साथ पढ़ते चले जाते हैं। तो यहां तक हम इसको अगर मान भी लें कि ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है नहीं तब भी इसे हम लिख सकते हैं 9वां। चलो मान लिया हमने 9वां। तो 9वें के बाद यहां पर ये भारत का विन्यास निश्चित रूप से 10वें टॉपिक के रूप में अलग पढ़ा जाता है। तो यहां पर जो परिवहन है ये 11वें टॉपिक के रूप में अलग से पढ़ा जाता है, इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का टॉपिक है, यह 12वें टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। रही बात कंटेम्परेरी इश्यूज की, कंटेम्परेरी मुद्दों की, तो ये तो आप सालों भर पढ़ते ही रहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप एग्जाम देंगे तब तक के कंटेम्परेरी इश्यूज को आपको पढ़ते ही रहना है। और ये टॉपिक उसी साल का, अब जैसे मान लो कि सिलेबस में दिया है महामारियां। अब एक बच्चा है बिना दिमाग का प्रयोग किया बेचारा पढ़ा जा रहा है, प्लेग पढ़े जा रहा है, हैजा पढ़े जा रहा है, कॉलेरा पढ़े जा रहा है, और तमाम कोरोना पढ़े जा रहा है। अरे भाई, वो इसलिए सिलेबस में दिया है कंटेम्परेरी इश्यूज के रूप में कि अगर इस वर्ष किसी भी प्रकार की महामारी जनित कोई प्रकोप देखने में आया तो आप क्या उससे अवगत हो, तो उससे संबंधित प्रश्न बना देगा। अब जैसे मान लो बाढ़ है, इसके सब टॉपिक है, ये बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जनसंख्या से संबंधित कंटेम्परेरी इशू के टॉपिक आपको बता रहा हूं। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, महामारियां, मतलब आपदा वाले टॉपिक के सारे मुद्दे हैं। जनसंख्या संबंधी तमाम मुद्दे हैं, पर्यावरण संबंधी तमाम मुद्दे हैं, मतलब पर्यावरण से संबंधित। तो ये
टॉपिक के नाम इसलिए लिखे हैं कि अगर इनसे संबंधित कोई कंटेम्परेरी परिघटना उस समय पर चल रही है, ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक आप पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, अगर इनसे संबंधित कोई परिघटना उस दौर पर चल रही है, चर्चा में कोई घटना उस दौर पर चल रही है, तो आप उसका अध्ययन ठीक से करें, उसे आप तैयार करें, अन्यथा आपको अनर्गल वहां पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अनर्गल जरूरत नहीं है। इसलिए यह टॉपिक यहां पर जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर आपने सिलेबस के विषय बिंदुओं को, सारा का सारा सिलेबस आपके सामने है। आपको देखा कि देखने में तो 20 टॉपिक लगते हैं, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए खंड हैं, उपखंड हैं, कि इन्हें हम कुल 12 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब आप अपने नोटबुक को देखोगे तो आपके नोटबुक में दोस्तों 20 खंड नहीं लिखे होंगे आपके नोटबुक में 12 खंड, और उन 12 खंडों में पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। अब समकालिक मुद्दे वाला टॉपिक एक बार आपको सिलेबस में यहां पर दिखा देते हैं, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि उसमें कैसे, और फिर अब यह भी बताऊंगा कि कैसे ये तमाम चीजें जुड़ी होती हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। तो देखना ध्यान से। सबसे पहले इसमें दे दिया पारिस्थितिकीय मुद्दे हैं। पारिस्थितिकीय मुद्दे में तमाम पर्यावरण संकट, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, ये सब दे रहा है। महामारियां, पर्यावरणीय प्रदूषण, भूमि उपयोग से संबंधित समस्याएं, पर्यावरण के प्रभाव आकलन आदि। तो ये बताओ दोस्तों, जब हम इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ेंगे तो क्या पर्यावरणीय मुद्दे नहीं पढ़ेंगे? जल्दी बताओ। जब हम डिजास्टर से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या भूस्खलन, भूकंप, सुनामी आदि नहीं पढ़ेंगे? समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? फिर वही जनसंख्या से संबंधित फिर बातें आ जाती हैं। तो जनसंख्या संबंधी समस्याओं में, जनसंख्या संबंधी इशू में, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य सुरक्षा पीछे भी सिलेबस में है। पर्यावरणीय निम्नीकरण, वही सब चीजें आ गए। मरुस्थलीकरण, अपर्दन से संबंधित मुद्दे, औद्योगिक अशांति, कृषि अशांति, संपोषणीय विकास की संकल्पना, पर्यावरणीय संचेतना, नदियों को जोड़ना, भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसको तो आप अलग से अर्थव्यवस्था में पढ़ते ही हो, इसको यहां पर मैं नहीं पढ़ाता। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप यहां बस नहीं पढ़ते, कहीं भी पढ़ते, पूरे टॉपिक के साथ पढ़ते हैं, पूरे टॉपिक के साथ आप पढ़ते हैं स्वयं। पर्यावरण के टॉपिक पर्यावरण वाले टॉपिक में पढ़ लेते हैं, डिजास्टर के टॉपिक डिजास्टर वाले में पढ़ लेते हैं, जनसंख्या के टॉपिक जनसंख्या वाले में पढ़ लेते हैं। जैसे यहीं पर आपको दे दिया ना, एक उससे दिया है, क्या बोलते हैं, भूमि उपयोग प्रतिरूप में। तो जब आप लैंड रिसोर्स पढ़ते हैं तो भूमि उपयोग प्रतिरूप में बदलाव में आप पढ़ लेते हैं। तो ये अलग से पढ़े जाना वाला कोई टॉपिक ही नहीं है। बच्चे कई बार सिलेबस केवल देख देख कर परेशान रहते हैं। देखो, जैसे एक विद्यार्थी थे मंगेश कुमार, उनकी इंग्लिश मीडियम के थे, लेकिन 3rd रैंक आई थी। उनसे मेरा जुड़ाव बहुत करीब से क्यों रहा है आपको बताना चाहूंगा कि 2013 की बात करना चाहूंगा। मेरा जुड़ाव एक अन्य शिक्षक के साथ रहा है विषय पढ़ाने को लेकर। मैं और वो दोनों लोग ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे। ज्यादातर मेरा एंगेजमेंट हिंदी माध्यम में ही रहता था, लेकिन कुछ कक्षाएं करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में मैं लिया करता था, जिसमें एक मैपिंग की क्लास भी होती थी, तो मैपिंग की क्लास भी लेता था। मंगेश से मेरा जुड़ाव रहा है। मंगेश जिस साल क्लास लेने आए थे हमारी, उस साल स्वयं सिलेक्टेड थे, आईपीएस थे वो। आफ्टर दैट जब सेलेक्ट हुए, 3rd रैंक आई। 3rd रैंक के बाद उनका हम सबने सेमिनार रखा और बाकी भी जुड़ाव रहा, अभी भी जुड़ाव है, उत्तराखंड कैडर में है। और वो काफी सक्रिय और काफी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स में से मानी जाती हैं। यहाँ तक कि उनकी जो सहभागिनी है, उनकी पत्नी है, बहुत जबरदस्त वहाँ की सोशल वर्कर्स में से आती हैं। बड़ा नाम है उन सब का। अब आगे बात करना चाहूंगा इसी विषय बिंदु पर। जब चर्चा चल रही थी कि मंगेश जी आप फिजिक्स बैकग्राउंड से थे, उनका भी फिजिक्स बैकग्राउंड था, थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए भी बढ़ा। फिजिक्स बैकग्राउंड से थे, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया तो बहुत कम समय आपको मिला, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पर ही आपके फादर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और आप हॉस्पिटल में ज्यादातर टाइम एंगेज रहे। तो आपने विषय के साथ जस्टिस कैसे किया? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि सर, ज्योग्राफी जीएस में तो हम जबरदस्त तरीके से पढ़ते ही हैं, जीएस के अलावा हमने वो टॉपिक सेलेक्ट कर लिए जो जीएस में नहीं पढ़ते। ध्यान से सुनना आप बात को। सर, हमने ज्योग्राफी के वो टॉपिक सेलेक्ट कर लिए जो जीएस में नहीं पढ़ते। उन टॉपिक्स को मैंने ऑप्शनल के संदर्भ में बढ़िया से तैयार कर लिया।
और अब तैयार, जीएस में जो तैयार था तैयार। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बोले कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने जीएस में भी पढ़ा, तो अब ऑप्शनल में अलग से क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत। तो सिद्धांत है। फिर से सर साइक्लोन हमने ऑप्शनल में पढ़ा या जीएस में पढ़ा, साइक्लोन तो साइक्लोन है सर, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सर बोला कि उन्होंने बोला कि जो जीएस के टॉपिक थे मैंने सारे हटा दिए, केवल अलग जो टॉपिक थे उनको पढ़े, और अलग टॉपिक को पढ़ने में मुझे समय बहुत कम लगा। अलग टॉपिक को पढ़ने में मुझे समय बहुत कम लगा, इसलिए एकदम नियत समय पर मैंने भूगोल विषय के साथ जस्टिस किया और शानदार अंक लाए। अब ये आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का 3rd रैंक आ रहा है तो अंक क्या आए होंगे। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? ऑप्शनल के अंक क्या रहे होंगे। और ध्यान रखना, ज्योग्राफी हमेशा बेहद शानदार अंक प्रदान करती है। तो ये मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि भूगोल विषय में आपका सिलेबस बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, क्योंकि आपको 20 नहीं केवल 12 टॉपिक पढ़ने। पहले तो यह मस्तिष्क में बैठा लीजिए, और आपकी कॉपी में भी 12 टॉपिक ही होंगे। दूसरी बात आपको मस्तिष्क में पहले दिन क्लास में बैठानी है। कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि विशुद्ध रूप से आप जीएस में पढ़ते हैं, तो जीएस में ही पढ़ना है, ऑप्शनल में नहीं। जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन हो गए। आपको बताना चाहूंगा, परिवहन, संचार एवं व्यापार में व्यापार का सेक्शन हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको नहीं पढ़ना है यहां पर। समकालीन मुद्दे के कुछ टॉपिक हो गए, राजनैतिक भूगोल के कुछ टॉपिक हो गए, जिसको आपको पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के कुछ टॉपिक हो गए, इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है। अपने समय को बचाना है, अपने समय को बचाना है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? इंडियन सोसाइटी के टॉपिक में मैं हर टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, मैं हर टॉपिक आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, लेकिन मैं कहना केवल इतनी बात चाहता हूं कि जहां भी आपका समय बच सके वहां बचाना है। एक अच्छे विद्यार्थी की भांति, एक स्मार्ट विद्यार्थी की भांति इस विषय वस्तु को एक नए डायमेंशन तक ले जाना है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि समुद्र विज्ञान, अब इसमें से देखना एक नई बात बता रहा हूं, नई बात गढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। समुद्र विज्ञान 100% आप जीएस में पढ़ते हैं। जो जीएस में पढ़ते हैं वही है। कुछ कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे अलग, उनको तो पढ़ा ही देंगे अलग से। अब इतना भी कि जीएस में अंकलॉश वगैरह पूछने लगा है। फिर जलवायु विज्ञान का 95% टॉपिक जो जीएस में पढ़ते हैं वही है। भू आकृति विज्ञान का 50% टॉपिक आप जीएस में पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का 50% ही पढ़ते हैं। इसका मतलब जियोमॉर्फोलॉजी जितना बड़ा दिख रहा उतना बड़ा नहीं है, आधा तो आपने जीएस में पढ़ रखा है। जलवायु विज्ञान ऑलमोस्ट आपने पढ़ रखा है जीएस में। समुद्र विज्ञान ऑलमोस्ट आपने जीएस में पढ़ रखा है। रही बात बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की, तो बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ध्यान रखना, मेरी बात बहुत से अच्छे से सुनना, जीएस में आप अधिक पढ़ते हैं। अगर जीएस में मैं ही पढ़ाता हूं, जीएस में आपने बखूबी इस टॉपिक को पढ़ लिया है, तो यहां पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये लो, मैंने आपका काम और सरल कर दिया। फिर आगे बता रहा हूं, ये जो भौतिक विन्यास है भारत का, ये जो जीएस में आप मुझसे पढ़ते हो, मैं ही आपको जीएस में पढ़ाता हूं। जीएस में वो 100% वही टॉपिक यहां पढ़ने हैं, 100% वही टॉपिक पढ़ने हैं, उतना ही विस्तार के साथ पढ़ना। और एक बात और, अभी कुछ बच्चों का मैंने अभी रिसेंट में खत्म किया है, इंडिया फिजिकल सेटिंग। इतना तक बताना चाहूंगा कि ऑप्शनल की तुलना में जीएस में ज्यादा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको वहां प्रश्न हल करने होते हैं। ऑप्शनल में थोड़ा कम है, कुछ सिद्धांत अलग से पढ़ा देते हैं ऑप्शनल में, ताकि आपका डिफर भी हो जाए, कुछ वैल्यू एडिशन भी हो जाए। जैसे नदी है तो नदी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत यहां पढ़ा देंगे, मैदान है मैदान उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ा देंगे, पर्वत है पर्वत उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत पढ़ा देते हैं यहां पर बाकी सारा का सारा टॉपिक वही का वही जीएस में। तो कुल मिलाकर आपको इंडिया फिजिकल सेटिंग ना के बराबर पढ़ना है,
क्लाइमेटोलॉजी ना के बराबर पढ़ना है, समुद्र विज्ञान ओशियनोग्राफी ना के बराबर पढ़ना है, और बायो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तो जीएस में आप ज्यादा पढ़ते हो, ऑप्शनल में बल्कि कम। तो मैं तो कई बार ऐसा भी किया हूं कि ऑप्शनल वालों को जीएस के साथ जोड़ के पढ़ा देता हूं कि आ जाओ यहां कुछ ज्यादा पढ़ लोगे मुझसे। एक बैच मैंने ऐसा किया था पीछे कि ऑप्शनल वाले बच्चों को जीएस के साथ साथ पढ़ा दिया था कि यहां थोड़ी सी ज्यादा ही बातें पढ़ने को मिल जाएंगी, इसलिए आओ थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा, एक बार पढ़ लो, जीएस भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शनल भी आपका खत्म हो जाएगा, बायो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो ये टॉपिक तो ऑलरेडी आप जीएस में पढ़ते ही हो दोस्तों। आपको यहां भी बता दूं, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन क्या जीएस में नहीं पढ़ते? आप बोलोगे यस सर पढ़ते ही है, ये टॉपिक भी आप जीएस में पढ़ते ही हो। तो जब ये बताओ कि बहुत सारा टॉपिक आपने जीएस में पढ़े, वैसे भी कुल 12 टॉपिक पढ़ने हैं, उन 12 टॉपिक में से ज्यादातर भाग आपने जीएस में जब पढ़ ही लिए हैं, तो ऑप्शनल को लेकर क्यों इतना परेशान होते हो? इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से बेहतर कोई ऑप्शनल नहीं हो सकता किसी विद्यार्थी के लिए कभी भी दोस्तों। एक शुद्ध सात्विक मन से विचार करके देखना। यार बस इतना कहता हूं कि जो कहूं वो पढ़ डालना, मजा ना आ जाए तो बताना। फिर से बोलता हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा तो वही पढ़ाऊंगा जो जीएस में पढ़ाया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भूचुंबकत्व सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी, वही सब कुछ पढ़ाऊंगा जो जीएस में पढ़ाया था। एक लाइन अलग नहीं पढ़ाऊंगा, पर उसके अलावा अंतर्जात शक्ति अलग से पढ़ाऊंगा। उसके अलावा जो सिलेबस का पार्ट है, चाहे अपर्दन चक्र से लेकर हो, चाहे जियो हाइड्रोलॉजी से लेकर हो, चाहे चैनल मॉर्फोलॉजी से लेकर हो, चाहे स्लोप थ्योरी से लेकर हो, वो अलग से पढ़ाऊंगा। सिलेबस का जो विषय बिंदु अलग है, जैसे मैंने बताया ना 50% तो वही है, 50% अलग है, तो उसे पढ़ाऊंगा मैं सारा। फिर से घबरा मत जाना कि सर क्या उसे छोड़ दोगे, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ाऊंगा मैं उसे भी। उसे जब पढ़ाऊं तो मान लेना आपका रिवीजन चल रहा है, उसे जब पढ़ाऊं तो मान लेना कि आपके क्लास का रिवीजन चल रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो दूसरे तरफ जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी का अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो उसे बढ़िया से लिख के अलग से तैयार कर डालना। जैसे क्लाइमेटोलॉजी के ज्यादातर टॉपिक वही आ जाएंगे, लेकिन जब मैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, कोपेन, थॉर्नथ्वेट एंड ट्रिवार्था, तो वो अलग है, तो जल्दी से उन्हें अलग लिखकर तैयार कर डालना। बाकी वही शुरू करूंगा, वायुमंडल की उत्पत्ति, वायुमंडल की संरचना, वही उसी तरह से सूर्य तप संबंधी ऊर्जा बजट, उसी तरह का वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय दाब एवं ताप पेटियां, उसी तरह से वर्षण एवं वर्षण के सिद्धांत, उसी तरह से वाताग्र, उसी तरह से वायुराशि, उसी तरह से चक्रवात, सारा टॉपिक वही है जो जीएस में पढ़ा है। और फिर से बोल रहा हूं, वही अक्षर अक्षर पढ़ाऊंगा, ताकि देखो जीएस में भी इतना विस्तार से और इतना बढ़िया से इसलिए भी पढ़ा देता हूं कि जीएस में मांग तो है ही, अब तो जीएस में भी बहुत डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। तो दूसरे नंबर पर जीएस की मांग को पूरा करने के साथ जिन बच्चों का ऑप्शनल है, उनके लिए भी वह बहुत सरल हो जाए, बेहद सरल हो जाए। तो दोस्तों ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल। अब बताओ मजा आ गया कि नहीं आ रहा है? अब बताओ कहीं तकलीफ में हो? अब जनसंख्या का टॉपिक देखना, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, समझना मेरी बात की नहीं। जनसंख्या के टॉपिक में या सांस्कृतिक विन्यास के टॉपिक में, सांस्कृतिक विन्यास के टॉपिक में भारतीय संस्कृति के अंग तो दूसरा अंग, तो इसमें भाषा है, इसमें धर्म है, भाषाई समुदाय है, जनजातियां, इनको पढ़ने में कितना आपको मेहनत लगनी है बताओ? जल्दी बताओ, इनको पढ़ने में कितनी मेहनत लगनी है? केवल सिलेबस के बिंदु देखकर, और फिर बताता हूं, चलो मैं कहता हूं कि चलो ऑप्शनल में नहीं भी पढ़ोगे तो क्या जीएस में नहीं पढ़ना पड़ेगा? मुझे बता दो कि क्या ये बात ऑप्शनल में नहीं पढ़ोगे तो जीएस में नहीं पढ़ना पड़ेगा? जब जीएस में पढ़ना ही है तो मान लो कि ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है। यार मंगेश की मेरी बात को समझो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात समझो कि क्या कहना था कि सर जीएस के सारे टॉपिक मैंने अलग कर दिए ऑप्शनल के, और केवल उन टॉपिक्स को पढ़ा जो ऑप्शनल में स्पेशल है, जीएस के टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये बातें तो वही है। लिखना तो अपने को पढ़ता है, पढ़ना है, पढ़ता है। हाँ ध्यान रखें,
आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। मतलब उत्तर लेखन इतना अच्छे से किया जाए कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको अंक देने में। तो जितना आपका समय यहां बच रहा है तो उसमें उत्तर लेखन की कोशिश करो, उसमें उत्तर लेखन की कोशिश करो। तो समझ गए मेरी बात कि नहीं? यहां ऑप्शनल के कई टॉपिक हैं जो जीएस में पढ़ने हैं, जीएस के कई टॉपिक हैं जो ऑप्शनल में पढ़ना है। प्रश्न एक आध ले लेते हैं। जैसे अनामिका का है कि सर टाइमिंग चेंज कर दीजिए प्लीज। अनामिका बेटा, जीएस के संदर्भ में इतना टाइमिंग पैक्ड है कि संस्था ने ऑप्शनल के लिए केवल 2 ही टाइमिंग दी है। एक अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं आपकी 3 से 5 की, और इससे एक पहले 1 से 3 की। अगर 1 से 3 बजे लेते हैं तो बेहद खराब टाइम है, वो सबके लंच का, ये का, वो का टाइम रहता है। इसीलिए मैंने 3 से 5 का टाइमिंग लिया। इसके अलावा कोई दूसरी टाइमिंग संस्था के पास है नहीं। सारे के सारे बैचेज क्लास कर जाते हैं, फिर तो टाइमिंग चेंज नहीं होगा बेटा। बस इतना कर सकते हो कि तुम क्लास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली डलती जाएगी, उसे देख लेना। मेरा फोन नंबर रहेगा, मैं ऑप्शनल के बच्चों को अपने फोन नंबर दे के रखता हूँ। वो जीएस को आप लोग बिल्कुल मत देना, जीएस वाले बच्चों को। तो ऑप्शनल के बच्चों के पास फोन नंबर रहता, कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? विकास ने लिखा है सर कुछ मेरे लिए हर्ष की बात हो। ओके बेटा, ओके, मोस्ट वेलकम। ओके हरीश, ठीक है। कुमकुम, ठीक है। तो बेटा ये है इसकी वास्तविकता कि जो टॉपिक आपने जीएस में पढ़ लिया, जैसे एक उदाहरण देता हूं, आपदा प्रबंधन का टॉपिक जो मैंने जीएस में आपको पढ़ाया है, उसमें बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप आदि जो भी टॉपिक पढ़ाए, दोस्तों सच कहता हूं यहां भी पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि शायद पॉइंट पॉइंट में वही लिखा। अरे पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं ना, पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना। जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो वही बातें पढ़ा रहा हूँगा। हाँ, हर बात जितनी बार बोली जाए उतने बार शब्द बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती, पर कंटेंट तो वही रहता है। कंटेंट तो नहीं बदल जाएगा। जैसे अगर बाढ़ के कारण को देखना है तो मानसून से संबंधित कारण देखना होगा, तो इसे तो मैं कभी नहीं बदल सकता। जितने बार लिखाऊंगा उतने ही बार होगा। दूसरी बात सुनना, दूसरी बात सुनना, सुनते जाना ध्यान से। अगर सूखा पढ़ाऊंगा तो सूखे के कारण, सूखे के प्रभाव, सूखे के क्षेत्र भारत के जितने बार पढ़ाऊं, 1000 बार भी पढ़ाऊं तो वही बात पढ़ा रहा हूंगा, अलग तो नहीं पढ़ाऊंगा। भूकंप पढ़ा रहा हूं तो भारत को 5 भूकंप जोन में बांटा गया, 5 को इस समय पर 4 में बदला गया है। हर बार यही पढ़ाऊंगा। भूकंप का मापन कैसे करते हैं, मापन के उपकरण कौन से हैं, भूकंप के कारण कौन से, चाहे ऑप्शनल में पढ़ाऊं चाहे जीएस में पढ़ाऊं, बातें तो एक ही आएंगी, अलग आएंगी ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ज्योग्राफी एक ऐसा विषय वस्तु है ऑप्शनल के लिए कि अगर बच्चा थोड़ी सी समझदार निकला ना दोस्तों, तो खेल खेल जाता है, खेल खेल जाता है, खेल। समझ गए ना? हाँ, अब नहीं निकला बच्चा, पढ़ेगा ही नहीं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, तो फिर कैसे बनेगी बात? नहीं बनेगी। तो फिर बारी आती है कि आखिर ठीक है सर, समझ में आ गया कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस किस आधार पर छोटा है, ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। तो सर आप ये बताओ कि जो आज से आप बैच शुरू कर रहे हो, कितने दिन पढ़ाओगे, कितने दिन में समाप्त करोगे? इस बात को भी एक बार बता दो। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत हमारी आज से आपके साथ हो रही है, आपके साथ की शुरुआत हमारी चलेगी लगभग लगभग 300 से लेकर 320 घंटे की। इसे आप 2 घंटे की क्लास में बांटते हैं मोटा मोटे तौर पर, तो ये क्लास आती है लगभग 150 क्लासेस। पर रियलिटी ये है कि ऑप्शनल की क्लास में 2 घंटे भी नहीं लेता, क्योंकि ऑप्शनल में बच्चे फालतू के अनर्गल से कमेंट्स नहीं करते, तो कमेंट्स में समय बर्बाद नहीं होता। ऑप्शनल की क्लास जितनी कंपैक्ट चल रही होती है, उस कंपैक्ट क्लास को 1 घंटे 40 मिनट भी ले लिया जाए, 1 घंटे 30 मिनट से लेकर
1 घंटे 40 मिनट भी ले लिया जाए तो एक क्लास में ही इतना मैटर हो जाता है कि आपके रिवीजन के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसलिए क्लास की लेंथ मैं इतनी रखता हूं। अनाउंस आपकी 2 घंटे की क्लास रहती, पहले दिन सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, बाद में हाय तौबा मचाना कि सर ये है वो है ऐसा वैसा है। नो, पहले दिन सारी क्लैरिटी बेटा, है ना। झूठ बोलने की आदत नहीं है, फिर बीच में आप कुछ कहोगे तो मैं डांटूंगा और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं दोस्तों, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से बोलता हूं कि मैंने सब कुछ आपके लिए समर्पित किया हुआ है और मुझे पता है कि क्या कहना क्या करना ज्यादा आपके लिए हितकर है। इतने वर्षों के अनुभव से क्यों अनुभव ऐसा है, दो तीन बातें आप जान ले। आज पहली कक्षा है। पहली बात कि जितना ही आपके लिए जैसा शिक्षक होना, उससे कहीं बहुत अच्छा मैं अपने जमाने में विद्यार्थी भी हुआ करता था, जिस पर उसके अपने शिक्षकों को, मेरे अपने शिक्षकों को बेहद नाज हुआ करती थी। विषय को जब भी पढ़ा बहुत गंभीरता से, बहुत गहनता से और बहुत सलीके से पढ़ा। तो मुझे यह पता है विषय का सही सलीका क्या है, सही तरीका क्या है। तो शिद्दत के साथ पढ़ा तो शिद्दत के साथ पढ़ाता भी हूं। दूसरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात, कोशिश ये करता हूं कि क्लास में इतना पढ़ा दूं बच्चों को कि फिर क्लास के बाहर, क्लास के अतिरिक्त बहुत अधिक मेहनत ना करनी पड़े, या जितना पढ़ाऊं उतना एटलीस्ट बच्चा रिवीजन अवश्य कर पाए, उससे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अवश्य कर पाए। बहुत अच्छे से सुनते जाना। तो इसलिए ये जो क्लास होगी आपकी लगभग 170 क्लासेस जाएंगे, लगभग 170 से 175 क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट होगी। 170 से 75 क्लासेस में कंप्लीट होगी। सप्ताह में केवल 5 दिन की क्लास होगी। कितने दिन की होगी? 5 दिन की कक्षा। हर चीज आज जान लो। सप्ताह में केवल 5 दिन की क्लास लूंगा। हो सकता है मंडे टू फ्राइडे क्लास हो, तो हो सकता है क्लास ट्यूसडे टू सैटरडे हो, पर 5 दिन की क्लास। किसी बार अगर ऐसा हो जाएगा कि वीक में वो 5 दिन कवर नहीं हो पाया तो मैं संडे भी क्लास ले लूंगा, आपको बुला लूंगा, आपकी सहमति से क्लास लूंगा। आपकी असहमति से कभी क्लास नहीं लूंगा, पर आपकी सहमति से क्लास लूंगा। सप्ताह में 5 दिन क्लास लूंगा। ऑप्शनल की क्लास एक शिक्षकीय क्लास होती है, लंबे दिन तक चलने वाली क्लास होती है, इसलिए बीच बीच में मेरे जीवन की भी कुछ छुट्टियां होंगी। जैसे आप लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ छुट्टियां कर देते हैं, तो मेरे जीवन की भी कुछ छुट्टियां होंगी। जैसे अभी रक्षाबंधन के आसपास 3-4 दिन की कुछ छुट्टी लूंगा, दिवाली के आसपास 3-4 दिन की छुट्टी लूंगा। संस्था भी छुट्टी करती है, ऐसा नहीं कि केवल मेरी छुट्टी होती, संस्था की भी होती है। जब ये छुट्टियां होंगी 3-4-5 दिनों की, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा यार 5 दिन से क्लास बंद है। तो नो, आपको नहीं लगना चाहिए बेटा। जो पढ़ाऊं तब तो उतना रिवीजन करते जाना, वो क्लास उतना तो रोकना लाजमी बन जाता है, क्योंकि लगातार केवल मैं ऑप्शनल की क्लास ले रहा हूं। सच बताऊं दोस्तों तो मैं सालों भर लेता रहा हूं, लेकिन उसके साथ और भी दिन भर कई क्लासेस चल रही हैं, तो मस्तिष्क से बातें थोड़े दिन बाद निकलना बंद हो जाती हैं। तो इसे शांति और सुकून की स्थिति की मांग करता है, ये वो भी मुझे देना होता है। अंशुल, डरने की जरूरत है ही नहीं बेटा, मैं हूं तो अब क्या के डरने के लिए। देखना मजे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। सच कहता हूं, मुस्कुराते हुए पढ़ोगे तुम, मुस्कुराते हुए। और इस बार और एक नया प्लान किया हूं ना आप लोगों के लिए, जो टॉपिक ऑप्शनल में, जो टॉपिक जीएस में नहीं पढ़ते ना, वहां से पढ़ाऊंगा, तो सारा डर निकल जाएगा। कई बार गड़बड़ क्या होता है ना कि टीचर करता क्या है कि वही जियोमॉर्फोलॉजी जीएस में पढ़ाता है, वही जियोमॉर्फोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता है ना। इस बार जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं पढ़ाएंगे, और टॉपिक से शुरू करेंगे, जिससे आपका डर और निकल जाए। तो देखो, हॉलीडेज भी कुछ रहेंगी, इसलिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पूरा होने में आपका टाइम जो लगना है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे अभी जो शुरू करूंगा, इससे 7 to 8 मंथ लगेगा। फिर से याद कर लो आज से, सिलेबस पूरा होने में लगभग 8 महीने का समय लगेगा।
पर 8 महीने में जब सिलेबस पूरा होगा, मतलब आपको मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सिलेबस पूरा। करते क्या है दिल्ली में लोग, भारतवर्ष में ही ऑप्शनल के साथ लोग क्या करते हैं, मैं ये देख चुका हूं खूब अच्छे से, कि 3 महीने में खत्म, 4 महीने में खत्म, 5 महीने में, व्हाट इज दिस यार, 4-5 महीने में खत्म कर देते हैं। खत्म करना थोड़ी कुछ होता है। फिर बेचारे स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं, टॉपिक टू टॉपिक भटकते रहते हैं। गलत तरीका दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। सच बताऊं दोस्तों, पाप लगता है यार। विद्यार्थियों के जीवन के साथ किए गए खिलवाड़ का बहुत ही क्रूर पाप लगता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो मुझे समय लगता है, पहले दिन बता दे रहा हूं दोस्तों, समय लगेगा। अगर आपको इस समय कहीं दिक्कत हो, मैं सच कहता हूं, विनम्रता पूर्वक मेरा जुड़ाव आपसे जब तक आप चाहेंगे हमेशा बना रहेगा। आप मेरा ऑप्शनल लें या ना लें, कहीं और आप जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आपका मैं तब भी स्वागत इतना ही करूंगा, इतना ही प्रेम से आपसे बोलता रहूंगा, इतना ही प्रेम से बोलता रहूंगा और आपकी हर जगह मदद करता रहूंगा। मैं ये भी कहता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए अगर आप मुझे ऑप्ट नहीं कर रहे, किसी और को ऑप्ट करना चाहते तो कर लो, पर मेरा जुड़ाव मैं जानता हूं आपसे इतना ही प्रेम से बना रहेगा। पर दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बात है सत्यता से साथ बोल रहा हूं, एक्सेप्ट करना। जैसे सिलेबस के बारे में बताया कि 12 टॉपिक ही आपके कॉपी में होंगे, लेकिन 12 में सिलेबस पूरा कवर होगा। 12 टॉपिक के साथ फिर से कुछ टॉपिक जो कोर जीएस के हैं उन्हें आपको बोल कर अंडरलाइन करके छुड़वा दूंगा कि ये जीएस में ऐसे पढ़ना। उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां पर आपके समय को बचा दूंगा। वहां पर क्योंकि मुझे पता है जीएस बिना पढ़े तो आप यूपीएससी दे नहीं रहे हो, सारे बच्चों को जीएस तो पढ़ना ही है, तो अंडरलाइन करके आपका समय बचा देने की कोशिश करूंगा। जो कोर जीएस के टॉपिक हैं, जिन्हें ऑप्शनल में उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं, उनका टॉपिक आपको वहां बचा दूंगा। इस तरह से दोस्तों करते हुए बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए 300 से 325 घंटे में हम लोग अपने सिलेबस को बढ़िया से पूरा करेंगे, बढ़िया से पूरा करेंगे। जो हमारी टाइमिंग होगी, संस्था द्वारा हमें जो अभी टाइमिंग प्रदान की गई है, अभी जो टाइमिंग प्रदान की गई है, यह दोस्तों टाइमिंग है 3 से 5 की। लेकिन ऑलमोस्ट मैं 3 बजे से जो क्लास शुरू करूंगा, ये 4:45 के आसपास, 4:30 से 4:45 के आसपास फिनिश कर दिया करूंगा, ताकि आप जो जीएस की कक्षा ले रहे हैं आपको उसके लिए भी 10-15 मिनट का वक्त मिल जाए। पर कुछ कक्षाएं लंबी होती हैं, उन कक्षाओं के लिए आपका समय 2 घंटे, क्या मैं 2.25 घंटे लूंगा, तो उसके लिए भी कुछ प्लान करूंगा ऐसे कि आपका कहीं कोई नुकसान ना हो। कभी कभी आपको जो संडे में क्लास लूंगा तो क्लास 2.5 घंटे की भी हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप क्लास में ऊब जाएं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। क्लास बहुत ही रुचिकर तरीके से आपको जब तक लगती रहेगी तब तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बातें यहां आ गई कि इतना ही टाइम दूंगा और इस टाइम पर ही आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप गदगद हो जाओगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, रही बात ज्ञान की, भूख कभी मिटती नहीं है। ज्ञान तो बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हुए आपको बखूबी बाकायदा सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अंतिम बात आज की इस कक्षा की, इस बार का जो सिलेबस स्टार्ट करूंगा, फिर से इस बार का जो सिलेबस स्टार्ट करूंगा दोस्तों, इस बार सिलेबस जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं, बिल्कुल नहीं, जियोमॉर्फोलॉजी आदि से बिल्कुल नहीं शुरू करूंगा, बल्कि इस बार जो एकदम जो जीएस में आप नहीं पढ़ते हो वहां से सिलेबस स्टार्ट करूंगा। मतलब कि प्रश्न पत्र प्रथम के द्वितीय पार्ट से शुरू करूंगा, अर्थात हमारा सिलेबस यहां से शुरू होगा, इस भाग से। तैयार हो सभी? बोलो यस सर, बिल्कुल तैयार हैं। जिसको कहते हैं हाउस द जोश वाली बात है। ये तो आप पढ़े ही हो, किसी ना किसी रूप में मुझसे आप पढ़े ही हो, मुझसे नहीं पढ़े तो आप हर जगह पढ़े ही हो। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट में। आरशी, ठीक है बेटा। प्रेमलता, सर हमारी भ्रांति मिट गई कि सिलेबस को लेकर। बिल्कुल बेटा प्रेमलता, ऐसी ही बात है। ममता, आपसे, हाँ बेटा, ओके। प्रेमलता, सर सिलेबस का बहुत बड़ा डर लगा। ठीक है, आंसर लिखकर कहाँ सबमिट करना बात करेंगे, इस पर भी थैंक यू सर। आज
सच में ऐसा लग रहा है कि ओके बहुत कुछ ठीक है बेटा। हिमांशु सर क्या मैगजीन भी बताएंगे, बताएंगे, उसको भी बताएंगे, उस सब विषय में बताएंगे, संस्था से बात करके बताएंगे। तो दोस्तों इस बार ऑप्शनल, और इस बार नहीं, मैं ये भी बता रहा हूं कि मैं ऑफलाइन क्लास भी जो शुरू करूंगा ना, अभी ऑप्शनल की अगस्त से शुरू करने जा रहा हूं, तो ऑफलाइन क्लास में भी मैं जियोमॉर्फोलॉजी से तो नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि यही पढ़ता पढ़ता बच्चा बोर हो जाता है। मैंने यह भी नोटिस किया कि ऑप्शनल के बच्चे को अगर यहां से पढ़ाना शुरू कर दो तो बेचारा जीएस में इतना पढ़ा होता है कि यहां उसे कुछ नवीनता मिलती ही नहीं है। जब नवीनता नहीं लगती तो पढ़ते पढ़ते वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। जब तक इन पार्ट्स में पहुंचता है तब तक उसका मन थकने लगता है कि बहुत बहुत हो गया यार। तो ये नहीं, इस बार टॉपिक यहां से शुरू होंगे। इस बार ध्यान रखना, एक शानदार प्रयोग आपके साथ, बिल्कुल फोन नंबर देंगे बेटा, एक शानदार प्रयोग आपके साथ कि इस बार आपको एकदम नई बात जिससे सुनने को मिले कि व्हाट इज पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड और इंडिया के पर्सपेक्टिव में सारी की सारी बातें यहां पर एक एक करके बातें। ध्यान रखना कि फिर से जब भी सिलेबस पढ़ाऊंगा तो यहां ऐसे ही जोड़ जोड़कर सब चीजें जोड़ जोड़कर पढ़ाऊंगा। बहुत मजा आने जा रहा है। तो ये करना है सर, ये बहुत अच्छा है, कुछ नया होगा पक्का बेटा, पक्का नया होगा। अरविंद ने पूछा सर मैंने खुल्लर सर की बुक भूगोल पढ़ी है, बहुत अच्छा है, बुक के बारे में कल बात करेंगे। अच्छा, आंसर राइटिंग के बारे में कल बात करेंगे। ओके, अभी फोन नंबर नहीं रजत तीसरे दिन की कक्षा में फोन नंबर अभी नहीं बेटा, अभी आज नहीं, ठीक है ना। ओके देंगे। तो ये रहेगा तरीका। फिर से ओके विकास, मोस्ट वेलकम। फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, सिलेबस के बारे में आज मैंने बताया, ज्योग्राफी ऑप्शनल की महत्ता के विषय में मैंने बताया। सिलेबस के बारे में आपने देखा कि सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिलेबस का ज्यादातर पोर्शन वैसे भी आप जीएस में पढ़ डालते हो, इसलिए मजे के साथ पढ़ेंगे। आकाश ने कुछ पूछा है, सर मैं लाइव अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे डाउट क्लियर कर दीजिएगा जब रहता। बिल्कुल कर देंगे, पक्का पक्का बेटा। ऑप्शनल में डाउट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें कोई खाम खा के मैसेज करते भी नहीं बच्चे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मुझे नाम तक पता होता है और डांटता भी तसल्ली से हूं अगर बच्चे गड़बड़ करते हैं तो, ठीक है ना। ओम प्रकाश सर मैंने आपसे जीएस की क्लास लिए हैं सर, आपने ज्योग्राफी से प्यार करवा दिया। ओके, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। सर मेरा बीए में ज्योग्राफी है। शानदार हिमांशु, शानदार बेटा, शानदार। ओके, तो शुरू करेंगे। अभी कल भी टॉपिक शुरू नहीं होगा, याद रखिएगा। कल के बाद फिर डायरेक्ट टॉपिक में आएंगे। कल हम लोग एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, ज्योग्राफी पढ़ने की शुरुआत कैसे की जाए, इन तमाम विषय बिंदुओं पर ऐसे ही लगभग घंटे सवा घंटे पे बात करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा 1.5 घंटे तक ही हो गया, ऐसे ही बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उससे हम लोग अपने सिलेबस को शुरू कर देंगे। शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा, पक्का बनाना पड़ेगा हिमांशु, बिना शॉर्ट नोट्स तो काम ही नहीं चलेगा, काम ही नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है? अगर है तो प्रश्न का जवाब दे दूं, अन्यथा आज इस कक्षा से विदा लूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतने समय तक आपने मुझे सुना, अपने विषय के बारे में सुना। सर हो सके तो टाइमिंग 6 बजे के बाद। नहीं है बेटा आकाश, पॉसिबल नहीं है बेटा, मैंने बताया ना, संस्था ऐसा नहीं करेगी, जो नहीं हो सकता उसके लिए मैं जानता हूं। सर मैं प्रहार में आपसे पढ़ाऊं। ओके ओके अरविंद बेटा, ओके ठीक है, गुड, मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई भी प्रश्न? पूजा, ओके चलो। आकाश आप आराम से पढ़िए, क्योंकि हम भी ऑफिस में से ही क्लास करती हूँ। ओके कुमकुम, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर प्लीज शॉर्ट नोट्स कैसे बने बताएंगे? नहीं हिमांशु, कल ही बताएंगे, कल बताएंगे बेटा, ये कल बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज इस कक्षा से मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।